क्या यूपी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कभी इशारों में आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के सभी सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर ही हमलावर रहते हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, हम इसी पर करेंगे बात कि अरविंद राजभर ने क्या आरोप लगाए हैं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के भीतर दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। हाल के घटनाक्रम यह संकेत दे रहे कि राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जहां एक और गठबंधन की सार्वजनिक एकजुटता की बातें होती रही हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगी दल खुलेआम सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। यूपी में जयंत चौधरी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं बिहार में भी चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वहीं अब मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एक विवाद को लेकर अपनी ही सरकार की पुलिस पर हमला बोल दिया, जिससे साफ है कि यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस का रवैया दोनों ही चौपट है। अरविंद राजभर ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर हमला क्यों बोला, आरोप क्यों लगाए, ये भी आपको हम बता दें। चौबेपुर के चितौना क्षेत्र में राजपूत और राजभर समाज के बीच हुए विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पहले समाजवादी पार्टी और अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर चितौना पहुंचे और पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। अरविंद राजभर ने चौबेपुर पुलिस प्रशासन पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यदि स्थानीय पुलिस गंभीरता से कार्य करती तो यह मामला इतना नहीं बढ़ता। उन्होंने चौबेपुर एसओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की चूक के चलते दो समाज आमने सामने आ गए। उनका कहना था कि इस प्रकरण की शुरुआत में ही निष्पक्ष कार्रवाई होती तो विवाद टल सकता था। जरा आप भी सुनिए अरविंद राजभर को। देखिए, कल मैं माननीय डीजीपी साहब से मैं मुलाकात किया था। परसों मैंने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया था इस संबंध में, क्योंकि अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से सारे इनपुट हम ले रहे थे। अपने एक प्रतिनिधिमंडल भी भेज करके सारे इनपुट हमने लेने का काम किया था और तत्पश्चात हमने प्रमुख सचिव गृह और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी महोदय से मुलाकात करके हमने इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी की यही मंशा थी कि वहाँ निष्पक्ष जांच हो, एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और वह कमेटी बनाई गई। और कमेटी जैसा कि कल 7 बजे कमिश्नर साहब की बैठक में कमेटी तैयार हो गई है। वह कमेटी को निर्देश है कि निष्पक्ष इसकी जांच करें। जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। नहीं, इस प्रकार ये देखिए, ये तथाकथित चीज़ें हैं। इस प्रकार की बातें हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम न्याय संगत कार्य के लिए हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और समाज में ही रहना है। तो हमारा प्रयास यह था कि जो इस घटना को लेकर के आपसी द्वंद्व हो रहा था, यह द्वंद्व बंद हो और जो दोनों पक्ष चाह रहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैंने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करवाया, जो उसमें प्रथम दृष्टिया जो पुलिस वाले दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब इसके बाद एसआईटी अपनी जाँच देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उस एसआईटी कमेटी में 4 IPS हैं और 1 डिप्टी कमिश्नर हैं। तो कहीं ना कहीं यह उच्च स्तरीय जांच है और यह भी उनको निर्देश है कि जितने दिन यह जांच चलेगी, प्रतिदिन का जो रिपोर्ट होगा वह डीजीपी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब यह लग रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। जो भी घटना घटित हुई है उसका खुलासा होगा। आने वाले समयों में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमने ये अनुरोध किया है सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि जिस मसले को लेकर के ऐसी घटना हुई, ऐसा मसला दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए हमने अनुरोध किया है। संभवतः वह भी होने वाला नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, जब कोई प्रोटेस्ट करेगा तो सवाल तो उठना ही उठना है। मैं इसको दूसरे वे में नहीं ले जा सकता हूं। सबका अपना अपना काम है, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी लेकर, जैसे मैं आज आया हुआ हूं, घटना हुई 5 तारीख को, मैं 5 को भी आ सकता था, मैं 7 को भी आ सकता था, लेकिन हमने पूरी घटना की जानकारी लिया। हम चाहते थे कि कार्रवाई हो जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बैठ जाए, क्योंकि हम जैसे लोग जब समाज के बीच में आते हैं तो समाज को न्याय की उम्मीद जग जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं हजारों लोगों की जो भीड़ है, यह कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद से ही आए हुए हैं।
तो हमारा प्रयास, हमारा काम जो था भारतीय संविधान के मानक के अनुसार जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके अनुसार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, वो ये आरोप लगा रहा है कि आप लोग कहते हैं कि पीला गमछा पहनकर थाने में जाइए तो थानेदार जो है इज्जत देगा, लेकिन यहाँ ये स्थिति हो गई। इसको लेकर के तमाम आरोप जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लगा रहा था। जो डेलीगेशन आया था, मेरा आग्रह होगा कि वो पीला गमछा धारण कर लें और किसी थाने में चले जाएं, उनकी सुनवाई होगी। मैं जानता हूं उनका पीड़ा क्या है। उनकी पीड़ा यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि उनकी सरकार में जो गुंडागर्दी देखी गई वो चरम पर था। अगर उनको भय लगता है वर्तमान समय से, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनका डेलीगेशन चाहे जहां जाए वो पीला गमछा धारण करके जाए और अच्छी बात सुनेंगे। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर दो कैबिनेट मंत्री हैं, बावजूद इसके राजभरों की नहीं सुनी जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? राजभर जी में ही राजभर समाज का हित कह रहे, सपा में ही ऐसा है, अगर नहीं सुना जाता तो उच्च स्तरीय कमेटी कैसे बनता? उनको इस बात का देखिए भय है। आज समाज के साथ कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरा समाज एक मुश्त खड़ा हो रहा है, न्याय संगत कार्य हो रहा है, सरकार पर दबाव क्या कहना है? जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी, जो शासन का काम है वो शासन करेगी। तो इससे उन लोगों को निश्चिंत रहना है। जितनी प्रताड़ना अखिलेश जी की सरकार में हुई उससे तो कम हो रहा है। हमारा प्रयास यह है कि यह भी ना हो, अगर होता भी है तो कम समय में इसका खुलासा हो जाए और जो भी इस प्रकार का कृत्य करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। दोनों पक्षों से मिलने जा रहे हैं आप? देखिए, मैं आया हुआ हूँ, गांव पर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन पीड़ित पक्ष से मिलूंगा जो ज्यादा लोग घायल हैं। अगर दूसरा पक्ष तैयार हुआ मिलने के लिए तो अरविंद राजभर जरूर मिलेगा। एक सवाल ये है कि क्या लगता है पहले प्रथम दृष्टया अनिल राजभर जी को इस मामले को लेकर अगर वो सही तरीके से दोनों पक्षों से बातचीत करते तो ये मामला वहीं खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे प्रशासन की लापरवाही थी। मुझे याद है, मैंने खुद पैरवी किया था। 16 जून की घटना हुई थी। कितना प्रेशर बनाने के बाद तब एसओ ने मुकदमा पंजीकृत किया था। अगर इंस्पेक्टर चाहा होता तो मामला वहीं खत्म हो गया होता, रफा दफा हो गया होता, मामला सॉल्व हो गया होता। मैं यह प्रशासन की चूक मानता हूं। शायद उसी लिए यह जो कार्रवाई डीजीपी के मिलने के बाद हुआ है, शायद उसी का परिणाम है। अगर चौबेपुर इंस्पेक्टर इस घटना को संज्ञान में ले लिया होता, दोनों पक्ष को बुला करके चाहे मुकदमा लिखता, चाहे समझौता करा दिया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक राजनीतिक लड़ाई की तरीके से बन गया है। तमाम जो पार्टियां वो लोग ना, इसको राजनीतिक लड़ाई नहीं कह सकते हैं, इसको न्याय संगत लड़ाई कह सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और भारतीय संविधान भी कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए हमेशा आवाज बुलंद करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद राजभर न्याय के लिए आवाज बुलंद किया है। भूमिका की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? अनिल राजभर जी की भूमिका की बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, अब यह आकलन हो सकता है, यह आकलन हो सकता है। अब उसको, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा होगा तो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार को या जो भी पक्ष विपक्ष हैं उनका गंभीरता से जांच हो, न्याय संगत जांच हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। क्या लगता है कि वाराणसी में पुलिस काम नहीं कर रही है? हाँ जी, वाराणसी में पुलिस काम नहीं कर रही है? ना, मैंने क्या बताया, वाराणसी पुलिस काम कर रही है, लेकिन चौबेपुर थाना अगर इंटरेस्ट लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती, सबके साथ न्याय हो गया होता। तो सुना आपने। बता दें कि 5 जुलाई को चितौना गांव में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे। तब से क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसने अपनी राजनीतिक रूप ले लिया है। बता दें कि बीजेपी जिन सहयोगियों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, वही दल अब बार बार उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। यह दिखाता है कि साझेदारी गठबंधन के नाम पर है, लेकिन उसकी आत्मा यानी कि तालमेल गायब है। जहां भाजपा अपने दम पर नीतियां और फैसले लेना चाहती है, वहीं छोटे छोटे दल चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए और सम्मान भागीदारी दी जाए। इन बयानों और घटनाओं का राजनीतिक असर साफ दिखने लगा है। सहयोगी दलों की यह नाराजगी भाजपा के उस मिशन को कमजोर कर सकती है जिसके तहत वह 27 में फिर से पूर्ण बहुमत से के साथ सत्ता में लौटना चाहती है। यूपी एनडीए में आज जो दिखाई दे रहा है वह केवल मतभेद नहीं बल्कि विश्वास की कमी है। जयंत चौधरी, अपना दल, इसके नेता अगर खुले मंचों से इशारों में अपनी ही सरकार को घेर रहे, यानी कि बीजेपी सरकार को, तो यह सामान्य असहमति नहीं है बल्कि भविष्य के राजनीतिक समीकरणों का
संकेत है। संजय निषाद को तो आपने कई बार सुना है किस तरीके से उन्होंने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमला बोला कि हमसे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। 2024 में उनके समाज के लोगों ने नाराजगी में बीजेपी को वोट नहीं किया और जितने भी सहयोगी बीजेपी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इन सभी सहयोगियों का कमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। अगर इनका कमाल कोई होता तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान न झेलना पड़ता। उसके बावजूद भी ये तमाम जो सहयोगी दल है बीजेपी इनको साथ लेकर चल रही, किसी को केंद्र में मंत्री बना रही, किसी को राज्य में। उसके बावजूद भी ये सभी सहयोगी दल जो है बीजेपी को आंख दिखा रहे लगातार और इशारों में हमला भी बोल रहे हैं। तो वहीं अब अरविंद राजभर ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है, जिसकी वजह से अपनी ही सरकार की पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर सवाल आज सहयोगियों को खड़ा करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4PM।